नमस्कार। राजस्थान इतिहास आरएस की जो सीरीज अपनी चल रही है उसमें ऐतिहासिक स्रोत लगभग उनमें सिक्के पूरे हो चुके हैं, लेकिन हिस्टोरिकल सोर्सेज में सिर्फ कॉइन्स नहीं होते, इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख भी होते हैं। और फिर अभिलेखों के भी अपने अपने प्रकार होते हैं। शिलालेख हैं या ताम्रपत्र अभिलेख, जिनको अपन कॉपर प्लेट्स, जो जितनी भी स्क्रिप्ट्स होती हैं उन सबको भी हम उसमें सम्मिलित करते हैं। सिक्के हमने दो प्रकार के सिक्के देख लिए थे। पुरातात्विक महत्व के सिक्के जिनका आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है, यानी कि जो विभिन्न पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, पुरातात्विक स्थल होते हैं, उनके उत्खनन से जो सिक्के हमें प्राप्त हुए उनका पूरा विश्लेषण आप देख चुके हैं। और दूसरे प्रकार के जो सिक्के थे वो थे रियासतों से संबंधित सिक्के, जिनका राजवंश या उनके अपने धार्मिक चिन्ह वगैरह, हम वो तमाम चीज़ें देख चुके हैं। अब आज इस सेशन में आरएस का जो सीरीज अपनी चल रही है उसमें ऐतिहासिक स्रोतों में मैं अभिलेखों को पूरा करने का प्रयास करूंगा, जितना भी एक विश्लेषण पूरा हो जाए, क्योंकि लंबा चौड़ा मामला है। और फिर क्योंकि इनमें भी अपने को अभिलेख भी देखने हैं, ताम्रपत्र अभिलेख भी देखने हैं, फिर ऐतिहासिक स्रोत का एक एपिसोड और रहेगा जिनको हम लिटरेचर कहते हैं। फिलहाल जब हम अभिलेखों की बात करते हैं तो पहली बात तो है कि अभिलेखों का अध्ययन, इंस्क्रिप्शन जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, वो एपिग्राफी कहलाता है। अब कई सारी बातें कि भाई एक भारतीय संदर्भ में भी बात आती है। देखो, भारतीय इतिहास का सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो 487 ईसा पूर्व का प्रियवा अभिलेख है। याद रखिएगा, मौर्यकालीन जो बात आती है 487 बीसी का। उसके पश्चात भारतीय इतिहास का जो दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ब्राह्मी लिपि का राजस्थान में सबसे प्राचीन अभिलेख है, जिसको बरली ग्राम अभिलेख कहते हैं, जो भिलोट माता मंदिर अजमेर से प्राप्त हुआ है और जो 443 ईसा पूर्व का है। जब बात ही आती है राजस्थान में ब्राह्मी लिपि का सबसे पहला अभिलेख ये है, तो फिर पर्शियन लैंग्वेज की बात निकल कर आती है कि राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा होगा। चलिए इंतजार खत्म करते हैं और जितना जल्दी हो सके एक एक करके एग्जाम ओरिएंटेड, बिना इधर उधर की बात गंवाएं, हम सीधे अपनी बात करते हैं। तो पहली बात तो ये निकलती है हमारे सामने कि एपिग्राफी का मतलब क्या है। देखो, अभी जब लास्ट सेशन आपका कॉइन्स वाला निकला था तो आपने देखा था न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब क्या निकलता है? सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स। इसी प्रकार से स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है अभिलेख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है जी, अभिलेखों का अध्ययन याद रखिएगा कहलाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी। तो पहला प्रश्न तो ये निकल गया कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका जवाब होगा एपिग्राफी। मैं हिंदी में भी आप लोगों की सुविधा के लिए लिख दूंगा, क्योंकि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी माध्यम के ही हैं। एपिग्राफी। चलिएगा, अब कई सारे अभिलेख हमारे सामने एक एक करके आते हैं, हम उन अभिलेखों को विस्तार से देखते चले जाते हैं। एक पहली इंपॉर्टेंट बात, सबसे प्राचीन अभिलेख। देखो, अब जो आदत है मेरी, मैं उसी रूप में आपके सामने आऊंगा। राजस्थान के इतिहास का यदि हम चर्चा करें तो राजस्थान के इतिहास में सबसे प्राचीन अभिलेख, जो आदत है अपनी कि अपन सबसे पहले अध्याय को आरंभ करने से पहले टारगेट फैक्ट्स को निकालते हैं कि इस पूरे एपिसोड से क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हमारे सामने निकल कर आती हैं। तो एक तो आ गया सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, राइट। दूसरा जो निकलेगा वो निकलेगा कि राजस्थान में ब्राह्मी लिपि का, राजस्थान में ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। एक ये बात भी निकल जाएगा, राजस्थान में ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। और फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य हमारा निकलेगा वो ये निकलेगा, जब इतनी बातें चल रही है कि राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, क्योंकि वो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन
अभिलेख कौन सा, ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं और शुरुआत में मैं इनका आपके सामने एग्जाम्पल देता। देखो सबसे प्राचीन जो अभिलेख, जब बात चलेगी राजस्थान में, तो ये अपने सामने निकल कर आता है, याद रखना, बरली ग्राम अभिलेख। ये सबसे प्राचीन अभिलेख है और बरली ग्राम जो अभिलेख है वो 443 ईसा पूर्व का है। भिलोट माता मंदिर अजमेर से प्राप्त होता है और ब्राह्मी लिपि का ये अभिलेख है। अच्छा, ये जो बरली ग्राम अभिलेख है ये भारतीय इतिहास का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख है, प्रियवा अभिलेख के बाद। ये भी हम देख लेंगे। यही जवाब हमारा इस बात का भी निकलेगा कि ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा, तो भी आंसर सेम है, याद रखिएगा। उत्तर क्या होगा आपका, बरली ग्राम अभिलेख। बरली ग्राम अभिलेख ही सबसे प्राचीन अभिलेख है। लेकिन फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख की बात निकले तो वो कहलाएगा अजमेर लेख, जो 1200 ईस्वी का है, याद रखिएगा। 1200 ईस्वी का है, ये 443 ईसा पूर्व का है बरली ग्राम अभिलेख। और जो अजमेर लेख है यानी कि 1200 ईस्वी का जो लेख है वो हमें 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर से है, जिसको राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहा जाता है, से आपको प्राप्त हो रहा है। तो अब एक ये तो एक प्रकार के टारगेट फैक्ट्स हो गए। अब मैं एक एक करके इन सब की जानकारी आपको देने जा रहा हूं। देखिएगा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे बरली ग्राम अभिलेख, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करिए। बरली ग्राम अभिलेख, पहली बात तो ये कि बरली ग्राम अभिलेख कौन से वर्ष का है, तो 443 ईसा पूर्व का हमें बरली ग्राम अभिलेख प्राप्त होता है। अब दूसरी फिर महत्वपूर्ण बात ये निकलती है कि साहब बरली ग्राम अभिलेख प्राप्त कहां से हो रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है इस बात की जानकारी प्राप्त करना। भिलोट माता मंदिर अजमेर में, भिलोट माता मंदिर है बरली ग्राम में। बरली गांव कहां, जिला अजमेर, याद रखिएगा, वहां से बरली ग्राम अभिलेख प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब इसकी लिपि कौन सी है, तो फिर आपका जवाब निकलेगा इसकी लिपि है असल में ब्राह्मी लिपि। ठीक है जी। तो अब 2-3 बातें निकल गई कि राजस्थान में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो बरली ग्राम अभिलेख है, लिखते चले जाइएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, इसी बात को हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि राजस्थान का ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन अभिलेख है। अब चूंकि लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूं। यदि बरली ग्राम अभिलेख राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ब्राह्मी लिपि का अभिलेख है, तो 1200 ईस्वी का 2.5 दिन के झोंपड़े से प्राप्त अजमेर लेख राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। और यह भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है आपके सामने, नोट लगा देता हूं मैं, प्रियवा अभिलेख के पश्चात, प्रियवा अभिलेख जो कि 487 ईसा पूर्व का, याद रखिएगा 487 ईसा पूर्व का, तो प्रियवा अभिलेख के पश्चात बरली ग्राम अभिलेख भारतीय इतिहास का, बरली ग्राम अभिलेख याद रखना भारतीय इतिहास का दूसरा सबसे प्राचीन, भारतीय इतिहास का, याद रखिएगा इस बात को, दूसरा सबसे प्राचीन, भारतीय इतिहास का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख है, सबसे प्राचीन अभिलेख है। मैं समझता हूं ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो एक साथ एक जगह पर आपको प्राप्त हो रही है। तो ये पहला अभिलेख हो गया आपका बरली ग्राम अभिलेख। ठीक, दूसरा जो अभिलेख मैं आपके सामने लूंगा वो होगा घोसुंडी शिलालेख। क्लियर है? लेकिन वही जो आदत है कि थोड़ा मैं स्क्रीन आउट होता हूं और आप एक एक करके इस बात को लिखते चले जाइएगा। ठीक है, दूसरा जो अभिलेख है, मैं समझता हूं यहां तक आपने लिख लिया होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण अभिलेख अपने को प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है घोसुंडी शिलालेख। याद रखिएगा ये भी बेहद महत्वपूर्ण, जो चित्तौड़ से
जिला चित्तौड़ से प्राप्त हो रहा है घोसुंडी शिलालेख। क्लियर है? ये आपको जो प्राप्त हो रहा है ये है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का। ये सबसे एक महत्वपूर्ण है। ये हमें प्राप्त हो रहा है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का घोसुंडी शिलालेख। क्लियर? और ये कहां से प्राप्त हो रहा है? तो फिर आपका अजमेर से नहीं, चित्तौड़ से। इंपॉर्टेंट है, ये हमें जिला चित्तौड़ से, किस स्थान से प्राप्त हो रहा है? आपका जवाब होगा जिला चित्तौड़ से। दूसरी बात, इस अभिलेख की जो भाषा है वो संस्कृत और लिपि इसकी वही ब्राह्मी है। ये उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है और इसमें किसी गजवंशीय नरेश सर्वतात की जानकारी प्राप्त होती है और ये जानकारी मिलती है कि उस सर्वतात ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। आप जानते हो प्राचीन भारतीय इतिहास में एक सम्राट के लिए अपनी चक्रवर्ती या दिग्विजय को प्रदर्शित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया जाता था। तो अब जो जानकारियां इस अभिलेख से आपको प्राप्त हो रही हैं वो जानकारियां बेहद महत्वपूर्ण है। पहली जानकारी तो इससे गजवंशी नरेश सर्वतात का उल्लेख मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यही हो गया कि गजवंशीय नरेश सर्वतात की हमें यहां से जानकारी मिलती है। क्लियर है? दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये कि सर्वतात के द्वारा यहां पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए जाने का भी हमें अश्वमेध यज्ञ के आयोजन का भी आपको उल्लेख प्राप्त होता है। अब इसके अलावा जो कुछ बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम अभिलेख है संपूर्ण राजस्थान के इतिहास का जिसमें भागवत उपासना, संकर्षण और वासुदेव की पूजा की जानकारी मिलती है। और पूजा शिला एक शब्दावली है, मतलब विष्णु पूजा के रूप में यहाँ पूजा शिला शब्द का उल्लेख मिलता है। पूजा शिला असल में क्या है? खुले में, यानी कि ऊपर को छत नहीं है, मंदिर नहीं है, किसी शिला को आराध्य इष्ट की प्रतिष्ठा स्वरूप उपासना का केंद्र मानना और उसकी मंदिर के रूप में एक आस्था स्थानीय निवासियों में विकसित होना। तो जिस शिला की पूजा की जा रही है ईश्वर का प्रतीक मानकर उसे पूजा शिला माना गया है। तो पहली बात तो ये, अब देखो घोसुंडी शिलालेख से आपको जानकारी क्या क्या मिल रही है। राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख जिसमें हमें किसी अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है, घोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। इसकी लिपि, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो लिपि है वो तो है संस्कृत और नहीं रे, गलत कर रहे हैं अपन, लिपि तो है ब्राह्मी, भाषा है संस्कृत। चलिए, भाषा है संस्कृत और लिपि है यहाँ की ब्राह्मी। अब तथ्य क्या निकलता है कि हमें इनसे संकर्षण और वासुदेव की पूजा की जानकारी मिलती है। लिख लीजिए तीसरा, संकर्षण एवं वासुदेव की उपासना की जानकारी प्राप्त होती है। ये बात भी होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें घोसुंडी शिलालेख से प्राप्त होता है कि राजस्थान के इतिहास का सबसे प्राचीन अभिलेख है, जिनसे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है मैं इधर की तरफ लिख देता हूं। घोसुंडी शिलालेख राजस्थान इतिहास का निम्न विशिष्ट जानकारियां देने वाला पहला अभिलेख है। क्लियर?
आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को पूरा कर लीजिएगा, कहीं ऐसा हो कि सिर्फ लिखने में मेरा पूरा वक्त जाए। क्या लैंग्वेज निकलेगी? जिन तथ्यों की हम बात कर रहे हैं ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसी अभिलेख में प्रयुक्त हो रही है। क्या क्या ये जानकारियां प्रयुक्त हो रही हैं? पहली बात, भागवत उपासना का पहली बार यदि किसी अभिलेख में उल्लेख हो रहा है संकर्षण और वासुदेव की उपासना के रूप में, तो वो घुसुंडी शिलालेख है। दूसरा, पूजा शिला शब्द का पहली बार उल्लेख किसी अभिलेख में हो रहा है तो घुसुंडी शिलालेख है। तीसरा, राजस्थान के इतिहास में पहली बार अश्वमेध यज्ञ, पहली बार अश्वमेध यज्ञ की जानकारी यदि हमें प्राप्त हो रही है तो फिर याद रखिएगा वो घुसुंडी शिलालेख है। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं उम्मीद करता हूँ घुसुंडी शिलालेख के रूप में आपको प्राप्त हो गई है। इसके बाद अगला, मैं तो हट जाता हूँ थोड़ा सा, तो तुरंत लिख लीजिए, भीलवाड़ा से जो नानसा यूप स्तंभ लेख है हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। असल में जो नानसा यूप स्तंभ लेख है भीलवाड़ा का 225 ईस्वी का ये जो अभिलेख है, ये मालव जनपद के किसी सोम नरेश की हमें यहाँ पर जानकारी देता है। नानसा यूप स्तंभ लेख, असल में यूप स्तंभ किसी यज्ञ की प्रतिष्ठा या यज्ञ की आयोजन की चिर स्मृति को बनाए रखने के लिए जिस स्तंभ को प्रतिष्ठित किया जाता था वो यूप स्तंभ कहलाता है। नानसा एक गांव है भीलवाड़ा में, वहां किसी तालाब में ये यूप स्तंभ प्रतिष्ठित है जिसमें 225 ईस्वी तिथि अंकित है। जो कि नानसा ग्राम है इसलिए इसको नानसा यूप स्तंभ लेख कहा गया है। और इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर किसी मालव शासक सोम का यहाँ पर शासन था और उसके शासन काल में 225 ईस्वी में शक्ति गुणरूप नामक किसी व्यक्ति ने षष्ठी रात्रि यज्ञ का आयोजन करवाया था। ये महत्वपूर्ण है। तो आइएगा अगला अपन अभिलेख जो है उसे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो अभिलेख आता है अपने सामने वो है असल में नानसा यूप स्तंभ लेख। नानसा यूप स्तंभ लेख। पहली बात तो ये कौन से वर्ष का प्राप्त हो रहा है, यह महत्वपूर्ण है। 225 ईस्वी का। कहां से प्राप्त हो रहा है तो आप लोग कहेंगे नानसा गांव, जिला भीलवाड़ा। ठीक है साहब। अब जानकारियां क्या प्राप्त हो रही है, ये नानसा गांव के किसी तालाब में स्थित है। ये इस अभिलेख से सोम नामक किसी मालव शासक की आपको जानकारी प्राप्त होती है। देखो एक विशिष्ट जानकारी है। असल में भीलवाड़ा की नानसा गांव में मालव जनपद की एक शाखा थी, राजर्षि शाखा। याद रखना इस बात को। और ये राजर्षि शाखा आगे जाके चाहमान क्षत्रिय वंश के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। तो मालव शासक सोम नामक किसी मालव शासक की जानकारी नानसा यूप स्तंभ लेख से आपको प्राप्त होती है। और ये जानकारी मिलती है कि सोम के शासन काल में शक्ति गुणरूप नामक किसी व्यक्ति के द्वारा, शक्ति गुणरूप नामक व्यक्ति ने यहाँ पर नामक व्यक्ति द्वारा षष्ठी रात्रि यज्ञ का आयोजन करवाकर उसकी स्मृति में एक यूप स्तंभ प्रतिष्ठित करवाया था। वही नानसा यूप स्तंभ लेके उसमें सोम नामक किसी मालव शासक की जानकारी प्राप्त होती है। अब एक अभिलेख जो है असल में उसका संबंध है मोखरी जनपद से। मैंने जो पहला जो सेशन इस राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज में आरंभ किया था, मैंने उसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक का हवाला देते हुए मोखरी जनपद की बात करी थी। वर्तमान बारां जिले में के बड़वा गांव में एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ 238 ईस्वी का, जो मोखरी जनपद का उल्लेख करते हैं। और इस बड़वा स्तंभ लेख में 3 यूप स्तंभों की जानकारी मिलती है।
3 यूप स्तंभ यानी कि 3 यज्ञों की स्मृति में 3 स्तंभ प्रतिष्ठित करवाए गए। बलवर्धन, सोमदेव एवं बलसिंह नामक कोई 3 यहाँ पर भाई थे जिन्होंने त्रिरात्र यज्ञों का आयोजन करवाया था। ठीक है, तो दूसरा जो अभिलेख आपको प्राप्त होता है वो अभिलेख हमें प्राप्त होता है बड़वा स्तंभ लेख। अब आप देखिएगा, बड़वा स्तंभ लेख जो है वो है 238 ईस्वी का। जिला आपको प्राप्त होता है 12 से, और इसका जो संबंध है याद रखना वो है असल में मोखरी जनपद। मोखरी जनपद पर प्रकाश डालने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख हमें प्राप्त हो रहा है वो है बड़वा स्तंभ लेख, मोखरी जनपद का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। और इस जनपद से जानकारी मिलती है, मतलब इस स्तंभ लेख बड़वा स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है कि यहाँ पर 3 यूप स्तंभ प्रतिष्ठित हैं। 3 यूप स्तंभ, 3 भाइयों ने जो त्रिरात्र यज्ञों का आयोजन करवाया। बलवर्धन हो गए, सोमदेव हो गए और बलसिंह नामक 3 भाई। कौन को? 3 यूप स्तंभ यानी कि बलवर्धन, याद रखिएगा, बलवर्धन हो गए, बलसिंह हो गए और सोमदेव। बलसिंह एवं सोमदेव नामक 3 भाइयों द्वारा यहां पर त्रिरात्र यज्ञों का आयोजन करवा के प्रत्येक एक यज्ञ की स्मृति में एक यूप स्तंभ प्रतिष्ठित करवाया गया था। इसकी अवधि आपको 238 ईस्वी की प्राप्त होती है। और ये यूप स्तंभ लेख से इस प्रदेश में जो मोखरी जनपद रहा होगा तृतीय शताब्दी ईस्वी में, उस पर आपको प्रकाश पड़ता है। तो ये 2 स्तंभ हैं। मैं उस स्क्रीन को सिस्टम में लिखूं उससे पहले एक बार आप लोग यहाँ तक की बात को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ताकि अपने लिए सुविधा रहे। अच्छा, ये जो बड़वा स्तंभ लेख है इसमें आपको एक महत्व, क्योंकि मैंने पहले कहा एक ये मोखरी जनपद, मतलब मोखरी जनपद की बात कर रहा है। यहाँ पर किसी मोखरी नरेश धनत्रात, याद रखना, मोखरी शासक धनत्रात का भी यहाँ पर आपको उल्लेख प्राप्त होता है, जो उसके द्वारा एक अपतायोम नामक यज्ञ का आयोजन। अब देखो ये आपसे क्या करेगा, जब इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे इस तरह के चैप्टर से, ये मैच करवाएगा किस अभिलेख से हमें किस यज्ञ की जानकारी, किस नरेश की जानकारी मिलती है। तो इस बड़वा स्तंभ लेख से जो एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्राप्त हो रही वो ये हो रही है मोखरी नरेश। मोखरी नरेश धनत्रात द्वारा अपतायोम यज्ञ के आयोजन का उल्लेख आपको प्राप्त हो रहा है। तो गजवंशी नरेश सर्वतात के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था घोसुंडी शिलालेख, ठीक है। त्रिरात्र यज्ञों का आयोजन जो करवाया गया वो बड़वा स्तंभ लेख, क्लियर। और नानसा यूप स्तंभ लेख में शक्ति गुंडरूप ने जो षष्ठी रात्र यज्ञ करवाया, और बड़वा स्तंभ लेख में जो त्रिरात्र यज्ञ 3 भाइयों ने बलवर्धन, बलसिंह और सोमदेव द्वारा करवाया गया, इसके अलावा इसी आपको बड़वा स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है कि मोखरी नरेश धनत्रात ने अपतायोम यज्ञ का भी आयोजन करवाया था। अब एक और अभिलेख है जिसका आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड में देख लिया था, और उस अभिलेख का नाम है चित्तौड़गढ़ स्तंभ लेख। महत्वपूर्ण है। असल में चित्तौड़गढ़
जो स्तंभ लेख है ये भी हमें 2-3 प्राप्त होते हैं, तो उसी रूप में आपको एक एक बात को जानकारी देखनी है। चित्तौड़गढ़ स्तंभ लेख, सबसे पहले जो चित्तौड़गढ़ स्तंभ लेख आपको प्राप्त हो रहा है ये है असल में 532 ईस्वी का। ठीक है, आइएगा। चलिए, तो चित्तौड़गढ़ जो स्तंभ लेख है ये 532 ईस्वी का है, आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें 532 ईस्वी का ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हो रहा है, तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, स्वाभाविक सी बात है, दिख रहा है। ये पहला अभिलेख है जिसमें हमें राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है, और इस राजस्थानीय शब्द के उल्लेख में रूप में हमें परोक्ष रूप में राजस्थान का एक प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। तो क्या जानकारी मिलती है चित्तौड़गढ़ स्तंभ लेख से? राजस्थानीय शब्द के उल्लेख द्वारा राजस्थान शब्द का परोक्ष रूप मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर ही देख लीजिए, अप्रत्यक्ष तौर पर आपको प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है, प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। और ये प्राचीनतम जो उल्लेख हमें प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है साहब किससे? चित्तौड़गढ़ स्तंभ लेख से। आप लोगों ने देखा था कि चित्तौड़गढ़ स्तंभ लेख 532 ईस्वी का है, और बसंतगढ़ शिलालेख जो कि अर्बुद जो सिरोही के खीमल माता है, सीमल माता मंदिर से, खीमल या सीमल माता मंदिर से प्राप्त होता है, 625 ईस्वी का है। सामंत प्रथा पर सबसे प्राचीनतम जो उल्लेख आपको बसंतगढ़ से भी और मानमोरी शिलालेख से भी, जो कर्नल जैमस्टोन लेकर गया था। ठीक है, तो ये एक एक करके अपने को चीजें देखते जानिए। मैं हट जाता हूँ, यहाँ तक की बात आप लोगों के सामने है, आप इस चीज को पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। अगला जो आपको अभिलेख प्राप्त होता है चित्तौड़गढ़ शिलालेख के पश्चात, वो अभिलेख है बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है जी, बसंतगढ़ अभिलेख। बसंतगढ़ अभिलेख जो है वो है असल में 625 ईस्वी का, 625 ईस्वी का। और ये कहां से प्राप्त हो रहा है? सिरोही जिले के, सिरोही के सीमल या खीमल माता मंदिर से, सीमल या खीमल माता मंदिर से प्राप्त हो रहा है। और ये जो अभिलेख है ये है असल में संस्कृत भाषाई ये अभिलेख है। इसकी जो भाषा है इस अभिलेख की, ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है। बसंतगढ़ अभिलेख महत्वपूर्ण है, और इस बसंतगढ़ अभिलेख की 13वीं पंक्ति में आपको राजस्थानीयादित्य भट्ट शब्द के रूप में राजस्थान शब्द का ठीक उसी प्रकार से अप्रत्यक्ष तौर पर आपको उल्लेख मिलता है, जैसा कि हमें चित्तौड़गढ़ स्तंभ लेख से राजस्थानीय रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक है सर। अब ये भी एक बात है कि इससे आपको जो जानकारी मिल रही है, यहाँ से आपको किसी वर्मलात नरेश की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी आपको क्या क्या मिल रही है जरा वो देख लीजिएगा इस अभिलेख से। वर्मलात नामक किसी राजा नामक नरेश का हमें यहाँ याद रखिएगा उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक, और दूसरी बात 13वीं पंक्ति में महत्वपूर्ण है, 13वीं पंक्ति में राजस्थानीयादित्य भट्ट, राजस्थानीयादित्य भट्ट के रूप में
के प्रयोग के रूप में राजस्थान शब्द का अप्रत्यक्ष उल्लेख आपको यहां से प्राप्त होता है। देखो आप लोग इस बात को तो देख ही चुके हैं, जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आपको मालूम है कि राजस्थान शब्द का प्रत्यक्ष जो उल्लेख है पहली बार कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में 1829 में पहली बार किया था। और बसंतगढ़ शिलालेख से एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने को प्राप्त होती है। राजस्थान में सामंत प्रथा का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो इसी बसंतगढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। यहां तक की बात को, सारी बात को आप लोग जितना अच्छे से हो सके देख लीजिएगा। क्लियर है? तो ये आपके सामने 625 ईस्वी तक की हमने बसंतगढ़ अभिलेख के रूप में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब कुछ और महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं वो आपके सामने आते हैं। इनमें एक 646 ईस्वी का मेवाड़ से प्राप्त सामोली शिलालेख, इधर जगह है, अभी अपन इधर लिख लेंगे। एक आपको प्राप्त होगा अपराजित शिलालेख 661 ईस्वी का। मेरा प्रयास यहाँ पर यही है कि मैं बिल्कुल क्रोनोलॉजी के रूप में, जिस रूप में आपको वर्ष प्राप्त होता है उसी रूप में इनको व्यवस्थित रूप में अभिलेखों को लाऊं। लिखते रहिए, खूब विस्तार से घर बैठकर आराम से पढ़ते रहिए। ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है, सामोली शिलालेख 646 ईस्वी का। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ने बाद में, ओझा जी ने इसको जो अजमेर का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय वहां पर इसको सुरक्षित करवाया था। इस सामोली शिलालेख में हमें जो गुहिल नरेश शिलादित्य है उसका उल्लेख प्राप्त हो रहा है। अब प्रश्न क्या बन सकता है, सोच के देखिएगा। गुहिल नरेश शिलादित्य का उल्लेख शत्रुओं को जीतने वाले के रूप में, देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं को आनंद देने वाले के रूप में पहली बार किस शिलालेख में मिला है? तो आप लोग कहेंगे सामोली शिलालेख। क्लियर? शिलादित्य की जानकारी बता रहा हूं मैं आपको। पहली बार राजस्थान में महाजन शब्द का उल्लेख, कोई महाजन समुदाय का मुखिया होगा जैतक, जो अग्नि में प्रविष्ट हुआ होगा। हमें नहीं पता ये सता प्रथा थी या कुछ और बात थी, लेकिन उस जैतक के अग्नि में प्रविष्ट होने की जानकारी भी यही सामोली शिलालेख हमें प्रदान करता है। तो अगला जो अभिलेख है ये इंपॉर्टेंट है, सामोली शिलालेख। ठीक है जी। अब जो सामोली शिलालेख है वो है असल में 646 ईस्वी का, मेवाड़ के सामोली गांव से प्राप्त हो रहा है। और इसमें आपको गुहिल नरेश शिलादित्य, गुहिल नरेश याद रखना, शिलादित्य का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें आपको महाजन शब्द का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। याद रखिएगा, महाजन शब्द का आपको प्राचीनतम, महाजन शब्द का आपको यहां से प्राचीनतम उल्लेख भी प्राप्त होता है। असल में शिलादित्य को इस अभिलेख में, शिलादित्य को यहाँ पर शत्रुओं को जीतने वाला, देवताओं, गुरुओं, क्लियर है, इनको ब्राह्मणों को आनंद देने वाला शिलादित्य का जो उल्लेख मिल रहा है वो किस रूप में मिल रहा है? शत्रुओं को जीतने वाला, देवताओं, ब्राह्मणों एवं गुरुओं, ब्राह्मणों एवं गुरुओं को आनंद देने वाला। याद रखिएगा, आनंद देने वाला भी के रूप में भी मतलब उल्लेखित किया गया है। और महाजन शब्द का जो प्राचीनतम उल्लेख आपको सामोली शिलालेख में प्राप्त हो रहा है। तो जिस महाजन मुखिया की बात कर रहा है उस महाजन मुखिया का नाम आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है
जैतक के रूप में। ठीक है, उस जमाने में जैतक महाजन समुदाय का मुखिया रहा होगा। देखो महाजनों के जो समूह थे उस जमाने में, वो श्रेष्ठी, पूग, कई प्रकार के नामों से जाने जाते थे। अब ये कई प्रकार की कैटेगरीज थी, एक तरह से गिल्ड्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उनके मुखिया के रूप में जो अग्नि में प्रविष्ट हुआ होगा। अब हमें ये जानकारी नहीं मिलती किस अवसर पर वो अग्नि में प्रविष्ट हुआ होगा, उस रूप में यहाँ पर जैतक का आपको उल्लेख प्राप्त होता है उस रूप में। तो ये हो गया आपका सामोली शिलालेख जो 646 ईस्वी का है मेवाड़ से। अच्छा, मेवाड़ से ही 661 ईस्वी का हमें एक और अभिलेख प्राप्त होता है जो अपराजित का शिलालेख कहलाता है। इसको डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा प्राप्त किया गया है। इस अपराजित का जो शिलालेख है ये कोई कुंडेश्वर मंदिर है नागदा उदयपुर में। सबसे बड़ी बात, इसकी जो भाषा है वो तो संस्कृत है, लेकिन लिपि इसकी कुटिल है, ये बात याद रखिएगा। तो मैं अगले शिलालेख पर चलूं उसके पहले एक बार आप लोग इस बात को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर अपन अपनी बात को और आगे निकालते हैं। पहले इसको शिलालेख को, मतलब दोनों शिलालेख, बसंत शिलालेख और आप लोग चाहो तो लिख लीजिए, यहाँ तक की बात को आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आगे अपनी बात को बढ़ाता हूँ। ठीक सर, सामोली शिलालेख तक की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अब है अपना अपराजित शिलालेख। अपराजित शिलालेख 661 ईस्वी का अभिलेख है। कुंडेश्वर मंदिर जो नागदा उदयपुर, नागदा जो है वो उदयपुर जिले में है। सो नागदा उदयपुर के कुंडेश्वर मंदिर से ही प्राप्त हो रहा है। और इस अभिलेख को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा प्राप्त किया गया है। क्लियर है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसका एक तो लेखक है दामोदर, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। भाषा इसकी संस्कृत है। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि इसकी कुटिल है। लिपि इस अभिलेख की कुटिल है और इसका जो लेखक है वो कोई दामोदर व्यक्ति है। लेखक इसका दामोदर है और मेवाड़ से अपने को ये प्राप्त हो ही रहा है। और ये अजमेर का पुरातात्विक संग्रहालय में ये वर्तमान में स्थित है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ अजमेर के अंदर अपराजित का जो शिलालेख है वो स्थित है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात अच्छे से आपको, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। जो हिस्टोरिकल सोर्सेज वाली जो क्लास अपनी, जो एपिसोड अपने चल रहे हैं, अब हम उस शिलालेख के बारे में बात करेंगे जिसके हमने सेकंड एपिसोड में चर्चा करी थी, जिसको कर्नल जेम्स टोड जब 1824 ईस्वी में जब भारत से वो इंग्लैंड जा रहा था समुद्री जहाज के द्वारा, तो वो अपने साथ इस शिलालेख को लेकर गया था। लेकिन बीच मार्ग में भारी होने के कारण संभवतः किसी समुद्री तूफान से अपनी नाव, अपने शिप को बचाने के लिए उसने उस मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फिकवा दिया था। ये चित्तौड़ के निकट किसी मानसरोवर झील से 713 ईस्वी का कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त ये अभिलेख है। और इस शिलालेख का अनुवाद कर्नल जेम्स टोड में समुद्र में फेंकने से पहले ही अपनी रचना एनल्स के प्रथम भाग में, जिसका हिंदी अनुवाद पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया था, 1829 में प्रकाशित हुआ था, के अंदर इसने कर दिया था। इस अभिलेख से आपको अमृत मंथन का अभिलेख प्राप्त होता है, अग्निवंश से उत्पन्न किसी तक्षक वंश की जानकारी प्राप्त होती है, सामंत प्रथा पर इसमें प्रकाश डाला गया है। और सबसे बड़ी बात, युद्ध के दौरान युद्ध बंदियों के को जो आप शत्रुओं को कैद करते थे युद्ध बंदी के रूप में, उनकी उचित देखभाल, न केवल उनकी बल्कि उनकी स्त्रियों की भी उचित देखभाल की जानकारी, हिदायत यहाँ एक तरह से राजाज्ञा निर्देशित किया गया है
विजेता शत्रुओं को और उसके विजेता सैनिकों को। क्लियर। सबसे बड़ी बात, इस मानमोरी शिलालेख में हमें युद्ध में हाथियों के प्रयोग की भी जानकारी प्राप्त होती है। कुल मिलाकर जो मानमोरी शिलालेख काफी महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके तमाम बातें आपके सामने लिखता चला जाता हूँ। तो अगला जो अभिलेख है वो है अपने सामने मानमोरी शिलालेख। पहली बात तो मानमोरी शिलालेख 713 ईस्वी का है। चित्तौड़ के किसी मानसरोवर, तालाब अथवा झील से ये आपको प्राप्त होता है और जिला इसमें याद रखिएगा, जिला इसमें चित्तौड़ प्राप्त होता है। ये अभिलेख कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था। कर्नल जेम्स टोड इसे अपने साथ इंग्लैंड ले जा रहा था, लेकिन बीच समुद्र में उसने मार्ग में, याद रखना, फिकवा दिया था। लेकिन फिकवाने से पहले कर्नल जेम्स टोड ने इस पूरे शिलालेख का ट्रांसलेशन अपनी पुस्तक, जिसको संक्षिप्त रूप में एनल्स कहते हैं, के प्रथम खंड में, आपको मालूम है एनल्स का जो प्रथम खंड है वो कौन से वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इस एनल्स के प्रथम खंड का जो हिंदी अनुवाद है पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि जो मानमोरी शिलालेख है, इससे हमें, इस मानमोरी शिलालेख से हमें प्रमुख जानकारियां कौन कौन सी प्राप्त हो रही हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं वो हैं अग्नि से उत्पन्न, याद रखना, तक्षक वंश, किसी तक्षक वंश का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत, समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का यहाँ आपको उल्लेख मिलता है। क्लियर है। और इससे बढ़कर हमें सामंत प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है। हम लोग देख चुके हैं, हम 713 ईस्वी के अभिलेख पर हैं। सामंत प्रथा पर सबसे प्राचीन जो प्रकाश डाला गया है वो 625 ईस्वी के बसंतगढ़ शिलालेख से हमें वो जानकारी प्राप्त होती है। सामंत प्रथा पर युद्ध में हाथियों के प्रयोग की जानकारी प्राप्त होती है, याद रखना, मानमोरी शिलालेख से। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात प्राप्त होती है, युद्ध बंदियों एवं उनकी स्त्रियों, युद्ध बंदियों एवं उनकी स्त्रियों की उचित देखभाल, एवं उनकी स्त्रियों की उचित देखभाल की भी जानकारी, याद रखिएगा, हमें मानमोरी शिलालेख से प्राप्त होता है। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको, बिना आपका वक्त लिए, वक्त गंवाए, हम इन बातों को आपके सामने ठीक से रखने में सफल हो रहे हैं। हट जाता हूं स्क्रीन से कुछ सेकंड्स के लिए, आप वीडियो पॉज करिए और जितना जल्दी हो सके तुरंत इस मैटर को लिख लीजिए। अगला जो अभिलेख है वो कोटा जिले से प्राप्त होगा। पहले इसको आप लोग एक बार पेन डाउन कर लीजिए। देखिएगा, राजस्थान में अंतिम मौर्य शासकों के बारे में एक बड़ा अनिश्चितता सी है। कोटा जिले में एक गांव है कंसुआ, 738 ईस्वी का। अच्छा, कंसुआ क्योंकि मेरा बड़ा निकट का संबंध है, 12 से भी, कोटा से भी, झालावाड़ से भी, तो कंसुआ अब असल में अब तो निवासी ही कोटा के हैं। तो कंसुआ या कंसुआ जो यहाँ पर गांव है, ये शिव मत का गढ़ है। इस बात को, पहली बात तो अच्छे से समझ लीजिएगा। सूर्य और शिव के यहाँ पर उपासना के हमें बहुत प्राचीन काल से हमें यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो 738 ईस्वी का जो कंसुआ जो मंदिर है, इसके शिलालेख से आपको किसी मौर्य नरेश धवल, याद रखना, की जानकारी मिलती है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है
कि मौर्य वंशी धवल के पश्चात राजस्थान की किसी भी अभिलेख में किसी मौर्य वंशी शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब कि राजस्थान में मौर्य वंश का किसी प्राचीनतम शासक की, धवल नामक किसी शासक की यदि जानकारी किसी अभिलेख से मिल रही है तो वो कंसुआ शिलालेख के 738 ईस्वी का कोटा से प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे बढ़ के लिख देते हैं, आपके लिए यही लिख देते हैं। कंसुआ अभिलेख, ठीक है, 738 ईस्वी का है कंसुआ अभिलेख, और जिला कोटा, गांव कंसुआ है, महादेव का मंदिर है। इससे क्या जानकारी मिलती है? राजस्थान में याद रखना, राजस्थान में अंतिम मौर्य शासक के रूप में धवल नामक राजा का उल्लेख प्राप्त होता है, क्योंकि इसके पश्चात, इस धवल के पश्चात फिर किसी आपको मौर्य वंशी शासक का कोई हमें उल्लेख राजस्थान से प्राप्त, दूर दूर तक प्राप्त नहीं होता है। तो ये कंसुआ शिलालेख है। इसके पश्चात एक और जो शिलालेख आएगा महत्वपूर्ण है, वो है असल में घटियाला शिलालेख। यद्यपि घटियाला शिलालेख हमें दो प्राप्त होते हैं, 837, याद रखिएगा 837 और 861 ईस्वी का। लिख लेते हैं यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घटियाला शिलालेख आपको समझ में आ जाएगा, नक्शा बना हुआ, कोई बात नहीं। अब इस बात को आप लोगों को बहुत बेहतर समझना होगा कि जो घटियाला शिलालेख है ये हमें दो प्राप्त होते हैं, एक नहीं। 837 और 861 ईस्वी का। जोधपुर से ये, यहां तक की बात को आप आराम से इत्मीनान से लिखते चले जाइए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। घटियाला कोई गांव है जो अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 861 ईस्वी का जो घटियाला शिलालेख जो जोधपुर से प्राप्त हो रहा है, इनमें एक तो महाराष्ट्री भाषा, मराठी तो नहीं कहेंगे लेकिन महाराष्ट्रियन उसके अंदर उस भाषा का प्रयोग हुआ, जो दूसरा है वो संस्कृत भाषा का है। क्लियर? इसका मतलब ये हो रहा है कि 861 ईस्वी का जो घटियाला गांव के अंदर जो अभिलेख है उसके भी दो हिस्से हैं। आपको अब इस घटियाला लेख का असल में सबसे बड़ा महत्व क्या है, चलो मैं समझाता हूं आपको। तो 861 ईस्वी के भी आपको यहां से दो लेख प्राप्त होते हैं, 2 वर्ष के तो लेख प्राप्त हो ही रहे। 837 ईस्वी जोधपुर से, जोधपुर के घटियाला गांव से, और 861 ईस्वी का। अब जो 861 ईस्वी के जो दो लेख प्राप्त हो रहे हैं आपको, इनमें एक तो है महाराष्ट्री भाषा और एक है संस्कृत भाषा। ये बात भी याद रखना, घटियाला जो शिलालेख है इससे गुर्जर प्रतिहार राजवंश पर प्रकाश पड़ता है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश पर प्रकाश पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य क्या है घटियाला शिलालेख से? जब मैं आप लोगों को राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ाऊंगा, या जिन भी लोगों ने मुझसे कहीं किसी कोचिंग में पढ़ लिया है, या जो लोग काफी अरसे से कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर उन्होंने पढ़ा होगा। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सर्वाधिक मान्य मत है वो बीडी चट्टोपाध्याय का है। बीडी चट्टोपाध्याय का जो सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, जो कि ये सिद्ध करता है कि निश्चित तौर पर जो राजपूत हैं वो भारतीय इतिहास में
प्राचीन चंद्रवंशी और सूर्यवंशी वैदिक क्षत्रिय आर्य, उनका जो 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 ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है असल में वो है, लेकिन इसमें कुछ सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा विदेशी आक्रमणकारी भी मिश्रित हो गए। भाई जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, जिन्होंने यहाँ के स्थानीय राजाओं को हराया, यहाँ की यहाँ आकर अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, फिर क्षत्रियों के ही समान उन्होंने खान पान रहन सहन एक पृथक वर्ग अपने आप को ढाल लिया, वैसा ही रहन सहन तौर तरीका अपना लिया। हम जानते हैं हमारे राजपूती कल्चर बिल्कुल विशिष्टता लिए हुए, स्पेशली राजस्थान के तो संदर्भ में। तो होता क्या है कि कालांतर में चूंकि वो भी राज्य करने वाले राजा के रूप में स्थापित हुए, तो फिर उन क्षत्रियों को आगे जाकर, पहले तो क्षत्रिय एक वर्ण के रूप में था, फिर राजपूत एक जाति के रूप में जो राजा जो राज कर रहा है या राजा से संबंधित थे। क्योंकि तुर्कों ने जब भारत में आगमन हुआ तो वो यहाँ के क्षत्रिय वंश को उन्होंने राजपूता, राजाओं के पूत के रूप में राजपूता से ही राजपुत्र नहीं बोल पा रहे थे, वो जो संस्कृत एक शब्द है, तो राजपुत्र को वो राजपूता उन्होंने उच्चारण किया पर्शियन लैंग्वेज में, और फिर राजपूता से का जो सिंगुलर जो एक एक्सेंट होता है वो निकला राजपूत। ठीक है, तो इस घटियाला शिलालेख के आधार पर बीडी चट्टोपाध्याय याद रखना ने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत प्रस्तुत किया है। याद रखिएगा, सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत बीडी चट्टोपाध्याय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि बीडी चट्टोपाध्याय ने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सर्वाधिक मान्य मत सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत, सोशियो इकोनॉमिक ओरिजिन, जो एक कॉन्सेप्ट है राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित, तो बीडी चट्टोपाध्याय ने किस अभिलेख के आधार पर प्रस्तुत किया? तो आप कहेंगे जोधपुर से प्राप्त 837 ईस्वी और 861 ईस्वी का जो घटियाला शिलालेख, घटियाला गांव से प्राप्त हो रहा है, जिसमें 861 ईस्वी के भी 2 लेख हैं, इनमें एक महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में है और एक संस्कृत लैंग्वेज में, को आधार बनाकर ये जानकारी प्राप्त की है। इसके अलावा देख लीजिए आराम से यहाँ तक का, फिर मैं बस इस सेशन का एंड करने जा रहा हूँ इस राजस्थान हिस्ट्री की। इसके बाद एक अभिलेख आपको और प्राप्त होता है जो कि दुर्ग राज अभिलेख कहलाता है, 925 ईस्वी का है। दुर्ग राज अभिलेख है और ये असल में 925 ईस्वी का, और ये अजमेर से प्राप्त हो रहा है दुर्ग राज अभिलेख। सबसे बड़ी बात, इसमें तीर्थ स्थल या जिसको तीर्थों का मामा राजा कहा जा रहा है, पुष्कर की जानकारी आपको दुर्गराज अभिलेख से प्राप्त हो रही है। याद रखना, तीर्थराज पुष्कर का उल्लेख प्रश्न आ सकता है। तीर्थराज पुष्कर का उल्लेख 925 ईस्वी के दुर्ग राज अभिलेख से आपको प्राप्त होता है। तो अब ये कुछ बातें वो हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से समझना ही पड़ेगा। एक अभिलेख हो रहे, बड़ा यूनिक सी उससे जानकारी प्राप्त होती है। देखो, क्योंकि नॉलेज की तो कोई कमी नहीं है और आप जितना पढ़ते हैं, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए स्टूडेंट, आपके सामने उतना ही फिल्टर्ड या फिल्टर किया हुआ मैटर आपके सामने रहता है। एक है 946 ईस्वी का प्रतापगढ़ शिलालेख। ये लास्ट शिलालेख आज का मैं ले रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट बड़ा अच्छा आपको समझ में आया होगा। नीरसता आप कह सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में रहते हो तो आपके सामने सिर्फ टारगेट होता है, ना आप थकते हैं ना रुकते हैं, न लक्ष्य ओझल होता है न बोझिल होता है, जब तक मंजिल ना मिल जाए।
तो चैनराम अग्रवाल बावड़ी के चबूतरे पर प्रतापगढ़ में ये शिलालेख प्राप्त होता है। 946 ईस्वी का ये शिलालेख है। डॉक्टर ओझा ने इसको प्राप्त किया है और इसे वही अजमेर संग्रहालय में, जैसे अपराजित शिलालेख का था, वहां पर रखा है। इसमें भी आपको जैसे घटियाला शिलालेख में प्राप्त हुआ ना गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख, तो इसमें भी आपको प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे विशिष्ट जानकारी जो प्रतापगढ़ शिलालेख से मिलती है, चमड़े के चड़स से जो भूमि सींची जाती थी उसको कोशवाहा कहा गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको मिल रही है जानकारी। याद रखना, प्रतापगढ़ शिलालेख से प्रतापगढ़ शिलालेख जो कि 946 ईस्वी का है। याद रखना, चैनराम प्रतापगढ़ में कोई चैनराम अग्रवाल की बावड़ी है, उसके चबूतरे पर 946 ईस्वी का ये शिलालेख अंकित है। जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को ये शिलालेख प्रतापगढ़ का शिलालेख प्राप्त हुआ है और इसको वर्तमान में अजमेर का जो राजकीय संग्रहालय है, गवर्नमेंट जो म्यूजियम है, राजकीय संग्रहालय, वहां पर इसे सुरक्षित रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिल रही है, एक तो कि इससे आपको गुर्जर प्रतिहार वंश पर प्रकाश पड़ता है प्रतापगढ़ शिलालेख से। और चमड़े के चड़स असल में एक लेदर बैग होता है, तो कुएं से बैलों की सहायता से उससे पानी निकाला जाता है, भूमि का इरिगेशन, सिंचाई की जाती थी, तो उस भूमि को कोशवाहा कहा जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखना विशिष्ट जानकारी जो आपको प्राप्त हो रही है, किससे? प्रतापगढ़ शिलालेख से। क्या प्राप्त हो रही है? चमड़े के चड़स से सींची जाने वाली चमड़े के चड़स से सींची जाने वाली भूमि को कोशवाहा नाम से उल्लेखित किया गया है। भूमि को कोशवाहा नाम से उल्लेखित किया गया है। कौन सी भूमि? जो चमड़े के चड़स से निकाले गए जल से सींची जा रही है। प्रश्न बनता है उस भूमि को क्या नाम से पुकारा गया प्रतापगढ़ शिलालेख में? कोशवाहा। कौन से अभिलेख में? प्रतापगढ़ शिलालेख में। फिर प्रश्न आ सकता है कोशवाहा नामक भूमि की सिंचाई किस प्रकार के जल से? बाल्टियों से या नहरों द्वारा या कूप द्वारा, कुएं से या नदियों द्वारा, या प्राकृतिक तौर पर जो वृष्टि या वर्षा होती उसके माध्यम से? तो आपका सही आंसर होगा चमड़े के चड़स से कुएं से जल निकालकर जिस भूमि को सींचा जाता था उसका उल्लेख प्रतापगढ़ शिलालेख जो 946 ईस्वी का, उसमें कोशवाहा भूमि के रूप में किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आरएस राजस्थान हिस्ट्री का सेशन आपके लिए बड़ा बेनिफिशियरी या बड़ा ही लाभदायक रहेगा। और यदि वास्तव में ऐसा है तो बाकी साथियों को बताइए, अधिक से अधिक इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए, क्योंकि ये पक्की बात है कि आपका जितना सपोर्ट मुझे मिलेगा साथियों को जोड़ने में, शायद मुझे मार्केटिंग नहीं आती, टीचिंग आती, वो मैं कर लेता हूँ और आप लोग इतना सा वक्त निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम अभी, क्योंकि इस सीरीज में कुछ और एपिसोड्स सेशंस आने बाकी हैं जो इंस्क्रिप्शन हैं, क्योंकि फिर लिटरेरी सोर्सेज भी हमें देखने होंगे। सो नेक्स्ट सेशन के इंतज़ार तक पढ़ते रहिए, अपने साथियों को जोड़ते रहिए और इंतज़ार कीजिए। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए